हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 10th गणित का ये बुक बिहार बोर्ड का है और इसमें हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रथम चैप्टर जो है, जिसका प्रथम चैप्टर आप देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स पर हम लोग विचार करते हुए फिर इसके प्रश्नावली 1.1 को जानेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ो, परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ो, पढ़ाई ऐसे करो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपके लिए छोटी तभी पड़ सकती है जब आपके पास उस अध्याय का डीपली नॉलेज हो, यानी गहराई से ज्ञान हो। तो इसके लिए हम इसमें सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर का पार्ट करवाया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से धैर्यपूर्वक एकदम ध्यान से प्रत्येक पॉइंट को नोट करते हुए आप समझेंगे, तभी आप प्रश्नावली 1.1 को आसानी से समझ पाएंगे, बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके थ्योरी पार्ट को आसानी से समझते हैं। देख सकते हैं लेसन 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, थ्योरी 4 प्रश्नावली 1.1। 1.1 को अगर आपको बनाना है तो इसके लिए थ्योरी यहाँ पर भी बताई जाएगी, जिसे आप नोट ज़रूर कर लेंगे। क्लास 10th डे 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है आपकी, एकदम सीरियल से सारी टॉपिक इसमें बताई जाएगी आपको। सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या से भी पहले बहुत सारी संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम जब बचपन में थे तो गिनती करते थे, कहाँ से? 1 से शुरुआत करते थे। तो 1 से जो शुभारंभ होती है ना, शुरुआत होती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है और वो अनंत तक जाती है। तो ये सारे संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये गिनती करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम 100 1000 लाख ना, इस प्रकार से अनंत तक हो सकती है। तो ये सारे संख्याएं के समूह जो है ये आपका प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो परिभाषा इसका है कि गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो चलिए आप ये पॉइंट जरूर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इसमें सारे संख्या के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे संख्याएं के बारे में परिभाषा सहित बताई जाएगी अच्छा तरीक़ा से। तो आप निश्चित रूप से गौर करेंगे। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में अभी आपने जो जाना है प्राकृतिक संख्या, इसके समूह में शून्य के शामिल करने से जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जो नया समूह बनता है वो आपका होल नंबर्स कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से ये आपका इन्फिनिटिव तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो है आपका पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। यानी कि प्राकृतिक संख्या ही है, बशर्ते उसमें शून्य आ गया। तो शून्य जैसे ही आ गया तो ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं को हम लोगों ने समझ लिया कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पूर्णांक संख्याएं। हम लोग वास्तविक संख्या तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये सारे संख्याएं जो शुरुआत से है उसको आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए पूर्णांक संख्याएं, इंटेगर्स नंबर क्या होती है? तो इंटीग्रल्स नंबर्स क्या होती है? तभी हमने जाना प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना। 0 शून्य से पहले क्या संख्या आती है? विचार कीजिए कि शून्य से पहले भी तो कुछ संख्याएं आती होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 0 है, इससे पहले क्या हो सकता है? -1 -2
-3 -4, तो ये भी इधर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। और ये आपका इधर हो जाएगा 1 2, ये सारे धनात्मक संख्याएं हैं, 4 5 6, ये भी इधर इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो इस प्रकार जो संख्या बनी, संख्या का समूह बना, वो कैसा बना, तो धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो, नोट आप कर लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले और भी बात जान लें कि देखिए यहाँ से हम क्या जान रहे हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो गई, नहीं पूर्ण संख्या के सारे समूह जो हैं वो पूर्णांक संख्या के भी सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है। P/Q की रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, यानी P नोमिनेटर होता है जिसको हम लोग अंश कहते हैं, और Q जो होता है डिनोमिनेटर होता है जिसको हम लोग हर कहते हैं। यानी कि अंश बटे हर की रूप की संख्या को क्या कहते हैं, अंश ये हो गया और ये क्या हो गया, हर। यानी P/Q की रूप की संख्या जब रहेगी तो आप उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि हम लिख दें 4/5, तो इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ये सारे जैसे कि 0 हो गया, तो शून्य को भी परिमेय संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि शून्य के नीचे तो 1 लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे 1 है तो 1 के नीचे तो 1 लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। 5 है तो 5 भी परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो ऐसे संख्याएं को परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से हमने क्या जाना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ -3, क्या ये परिमेय संख्या है, तो -3/1 लिखा जा सकता है, यानी P/Q लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन क्या इस पर विचार कीजिए आप कि 5/0 लिखा रहेगा, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके हर में शून्य है, और परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि P/Q की रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जहाँ Q = 0 हो, Q = 0 हो, यानी कि हर में जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। और एक बात आप समझ लें कि प्राकृत संख्या के समूह पूर्ण संख्या के सदस्य थे, सभी प्राकृत संख्या के समूह पूर्ण संख्या के सदस्य थे। पूर्ण संख्या के समूह पूर्णांक संख्या के सदस्य थे, और पूर्णांक संख्या के सभी जो नंबर थे वो परिमेय संख्या के सदस्य हो गए। तो चलिए आगे, यानी कि सीरियल से ये सारी चीज़ें चल रही है। चलिए अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो इसमें हो जाएगी क्या, परिमेय संख्या हमने जाना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ से देखिए रूट चेंज हो जाता है। परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसको हम P/Q की रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जिस संख्या को P/Q की रूप की संख्या में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और आप एक और परिभाषा जाने होंगे कि रूट वाली जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है √2, √3, √4, ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, इस पर विचार करें। तो देख सकते हैं √4 को हम, ये निकल जाएगा इसमें से, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, तो इसलिए √4 को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, P/Q की रूप की संख्या, जो P/Q की रूप की संख्या में नहीं परिवर्तित हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला एग्जाम्पल इसी में क्या हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2134141 और इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो ये कंडीशन होगा, ऐसी भी दशमलव संख्याएं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि ये अशांत दशमलव है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो परिभाषा आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं कि P/Q की जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो हमारा मेन अध्याय मेन टॉपिक है रियल नंबर, इसको अब हम लोग समझते हैं रियल नंबर क्या होती है ना। तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया था रूट कि परिमेय संख्या तक तो ये सारे सदस्य हुए थे पीछे वाले, लेकिन परिमेय संख्या का समूह जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या अलग हो जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या ये दोनों अलग हैं और यही दोनों संख्या के जो समूह हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा हो जाएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि 5/2 ये वास्तविक संख्याएं हैं, √5 ये भी आपका वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या यहाँ तक आपने समझ गए होंगे, ये रियल नंबर हैं सारे। जैसे कि लिखा हुआ है 4 ये वास्तविक संख्या है, 5 ये वास्तविक संख्या। और इस अध्याय में जो है हम इसी वास्तविक संख्या से बने प्रश्न का हल करेंगे और समझने वाले हैं पूरे लेसन में। तो हम लोग वास्तविक संख्या को परिभाषा जरूर रूप से नोट कर लें कि मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के जो समूह होंगे वो सारे वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएँ, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, बहुत ही एकदम बेस्ट है, इम्पोर्टेंट इसका डेफिनेशन भी है और ये आपको ज़रूर जाननी चाहिए। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग ना लगे। एक समझते हैं आप लोग, एक से सभी संख्या में भाग लगता है। जैसे 7 लिखा हुआ है, 7 में एक से भी भाग लगेगा और अपने से तो किसी भी संख्या में भाग लगता है। और इसका परिभाषा बोला गया है कि जिस संख्या में एक और अपने को छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर से एक बार बोल दें, जिस संख्या में एक और अपने को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 हो गया, जैसे आपका हो गया 11 को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 12, क्या ये अभाज्य संख्या है, इस पर आप विचार करें तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक और अपने के अलावा 2 से 3 से 4 से इतने संख्याओं से भाग लगते हैं, इसलिए उसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर है 13, क्या ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक और अपने को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भाग नहीं लगते हैं। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं जिसमें एक और अपने से भाग लगे और दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे आप विचार कीजिए 19 क्या अभाज्य संख्या है, तो 19 जो है अभाज्य संख्याएं है, क्योंकि एक और अपने को छोड़कर इसमें दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो आप जो है कमेंट में 20 से 30 के बीच जो भी अभाज्य संख्याएं हैं आप उसे निश्चित रूप से लिखेंगे कमेंट में। 20 और 30 के बीच जो अभाज्य संख्या उसे लिखें, और 90 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसे भी आप लिख सकते हैं। 90 और 100 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्याएँ हैं। तो आप लोग अगर अभाज्य संख्या की परिभाषा समझें तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाज्य संख्याएं, जिसका इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। चलिए ये आपका परिभाषा को समझना है कि जिस संख्या में एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भी भाग लगे, यानी कि एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 भाज्य संख्याएं हैं, 8 भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या पूछे तो ये 4 है और पहली अभाज्य संख्या पूछे तो वो 2 है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली भाज्य संख्या कौन है, 4, और 8 है भाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 भाज्य संख्याएं हैं, 20 भाज्य संख्याएं हैं, 16 भाज्य संख्याएं हैं,
90 भाज्य संख्या हैं, क्योंकि ये सारे संख्या में एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग लगता है। तो भाज्य संख्याएं आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो आप बताएंगे 40 और 50 के बीच कौन कौन कितने भाज्य संख्याएं, 40 और 50 के बीच कितने भाज्य संख्याएं हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक इसी में देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा परिभाषा क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग को परिभाषा जो समझना है वो है सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है? तो जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 48 जो है सम संख्या है, 26 ये भी सम संख्या है, और यहाँ पे 22 है तो ये भी सम संख्या है, और यहाँ पे 8 अगर लिखा हो तो ये भी सम संख्या है, अगर लिखा हो 2 3 4 0 ये भी सम संख्याएं हैं। देख सकते हैं ये सारे सम संख्या हैं क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाते हैं इत्यादि। तो आप देख सकते हैं अगर हम दूसरी परिभाषा इसका बताना चाहें तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान कौन सा होता है? जो अंतिम होता है, यानी इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। कौन कौन संख्या? मात्र 5 संख्याएं हो, 0 2 4 और 6 और 8, तो वो सम संख्याएं कहलाती है। तो आप भाग देने वाली बात नहीं रही, सिर्फ हमें देखना है कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 हो तो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं विषम संख्याएं क्या होती है। तो जिस संख्याएं जो संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ये जनरली परिभाषा है, लेकिन आप ये भी परिभाषा बोल सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 हो, ये 5 संख्याएं दिखे तो वो विषम संख्याएं कहलाती है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 हो वो विषम संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से हम विषम संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 8 9 4 6 5, क्या ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये विषम संख्या है क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है? 5 है, और 5 इसमें है। 1 3 5 7 9 हो तो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 3 1 है, क्या ये विषम संख्या है? 4 यहाँ पर 9 है, क्या ये विषम संख्या है? बिल्कुल, ये सारे विषम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप 5 विषम संख्याएं जरूर कमेंट कर सकते हैं कि 5 विषम संख्याएं कौन कौन होगी, और 5 सम संख्याएं बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपने जाने हैं तो चलिए इस प्रकार से आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हमको समझना ज़रूरी है इस अध्याय में, जो कि VVI लिखा भी आप देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर 1.1 बनाना है तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिखेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सवाल बनेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय को परिभाषित किया जाए। तो इसमें जो होता है एक विभाजन प्रक्रिया होता है, और उसमें 2 संख्याएं आपको दी रहेगी, 2 धनात्मक संख्याएं दी रहेगी, और उसमें आपको 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं आपको प्राप्त होगी, जैसे Q और R प्राप्त होगी, और जिसमें वो संख्याएं जो होगा, जो धनात्मक संख्याएं जो 2 दी रहेगी जिसमें आपको विभाजन करना होता है, वो उसमें भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, और वहाँ पर जो शेषफल होता है वह भाजक से बड़ा होता है, बड़ा या बराबर होता है। तो इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। इसके परिभाषा को हम लोग लिख के समझते हैं तो और आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, और ये आप भी निश्चित रूप से नोट कर लें क्योंकि परीक्षा में जो है इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बोल सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विभाजन प्रक्रिया में दो धनात्मक पूर्णांक A और
चलिए इस परिभाषा को हम लिख लेते हैं पहले। तो देख सकते हैं ये आपका परिभाषा हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेयका का, कि विभाजन प्रक्रिया में दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होते हैं कि a बराबर होता है bq प्लस r, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जो कि आप बचपन में आप ज़रूर जो है कक्षा 5 में ज़रूर आप पढ़े होंगे। ये विभाजन की प्रक्रिया की भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, और यही जो है परिमेयका के रूप में अभी आपको सुनने को मिला है। और इसी परिमेयका का यूज करके आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे सवालों को हल करना पड़ेगा और बहुत सारे परिमेयका को सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें जो है इसका परिभाषा दिया गया है, आप निश्चित रूप से इसे नोट कर लें। और इसे समझने के लिए और एक मैं बातें यहाँ पर मैं शेयर करूँगा, जैसे कि आप शॉर्ट में समझें। तो a और b दो संख्याएं दी हुई रहेगी, तो b से अगर हम a में भाग लगाते हैं तो q और r प्राप्त होता है, और जो होता है r जो होता है शेषफल होता है, जो कि b से क्या होता है छोटा होता है। तो यही बात यहाँ पर देखा गया है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर क्या होता है bq प्लस r, जहाँ r जो होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो इस को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और इसी पॉइंट को और आसानी से हम लोग समझते हैं एक भाग की प्रक्रिया देकर के, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 19, जैसे कि इसमें अगर 6 से आपको भाग देनी है तो क्या हो जाएगा 6 के 18, 9 में 60 के कितना हो गया 1। तो यहाँ पे 1 जो है आपका शेषफल है, जो कि आपका क्या है 6 या 18 हो गया ना। तो यहाँ पे आपको 1 जो है शेषफल है, जो कि b से क्या हो गया छोटा हो गया। और यही आप देख सकते हैं कि a कितना है 19, तो 19 बराबर क्या लिखते हैं 6 गुनी 3 प्लस का 1, तो आपका 19 फुट जाता है। तो इसी को जो है बताया गया है कि विभाजन प्रक्रिया में दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होते हैं कि a बराबर होता है bq प्लस r। तो इस परिभाषा को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। यही यूक्लिड विभाजन परिमेयका है। यूक्लिड जो थे गणितज्ञ थे जिन्होंने यही विभाजन परिमेयका दिए थे। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि ये भी आपके 1.1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करते हैं। ठीक, यूक्लिड विभाजन परिमेयका हमने पिछले डिफिनेशन में समझा है कि a बराबर क्या होता है bq प्लस r। तो एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो विधि या चरण अपनाते हैं उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो विधि या चरण अपनाते हैं उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 12 और 15 का अगर एचसीएफ निकालना हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो कैसा होता है। तो इसमें a जो है b से बड़ा है, a यानी कि 15 दिया हुआ है, b यानी कि 12 दिया हुआ है। और स्टेप 1 में हम 15 बराबर क्या लिख सकते हैं bq प्लस r, यानी कि 12 से भाग देंगे तो 1 जो होगा 12 भागफल हो जाएगा और 3 जो होगा शेषफल। तो इस प्रकार से प्रथम स्टेप में हम ये लिख सकते हैं, लेकिन r इक्वल टू नॉट 0 है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में देखें तो ये आपका भाजक जो है वो बन जाएगा भाज्य, और इस प्रकार से इसमें अगर शेषफल जो वो बन जाएगा भाजक। तो 3 गुना 4 अगर करते हैं तो 12 फुट जाती है, और इस प्रकार से शेष यहाँ पे क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये जो आपका है भाजक, ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये भाजक जो होगा ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं, और उसमें किसका उपयोग करते हैं तो यूक्लिड विभाजन परिमेयका का। जैसा कि आपने देखे यूक्लिड विभाजन परिमेयका का यूज करके हमने अभी एचसीएफ निकाला है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको कहा जाता है इस प्रयोग को, तो इस स्टेप्स को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। तो इसे इस तरह हमने एचसीएफ निकाला है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको
प्रश्नावली 1.1 में बनाने होंगे तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका इस अध्याय का जो है लास्ट होता है थ्योरी, और इस सारे थ्योरी को आप नोट करके आप बिल्कुल प्रश्नावली 1.1 बना सकते हैं। तो इसमें अगर कुछ भी अगर आपको छूटा हो तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। यहीं तक मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।